गुड आफ्टरनून। अभी बेटा हमने जो है स्काइप पे लेक्चर शुरू किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, जिसके कारण जो है सारी की कॉल एक साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और वीडियो लेक्चर के द्वारा अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है आपको, तो वो आप कंसल्ट करेंगे हमें व्हाट्सएप के द्वारा, या 1 बाई 1 अगर आप स्काइप पे ही आएंगे, हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम दूर हो जाए। हमने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में जेनेटिक्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसमें हमने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस का एप्लीकेशन बताया, बी ओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस उसमें था, और डोमिनेंस के बारे में बताया। और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या? कहा जाता है कि व्हेन वन पेयर ऑफ contrast allele cross to each other, then in F1 generation allele or gamete undergo self pollination, then in F2 generation they segregate their character। यहाँ पे करेक्टर का सेग्रीगेशन होता है। कभी कभी कहा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ए काइंड ऑफ प्योरिटी ऑफ एलील या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करना। जैसे कहा जाता है कि कोई भी गैमीट कहा जाता है कि ऑलवेज प्योर होता है, लेकिन किसी गैमीट में दो टाइप के जीन होते हैं, एलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होता है कि इसमें हाफ जो है कैपिटल टी है, हाफ जो है स्मॉल टी है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा जाता है कि यही जो है कैपिटल टी अलग चला जाएगा, स्मॉल टी अलग चला जाएगा। तो एक तरह से एलील की प्योरिटी हो गई। एलील जो गैमेट में जाएंगे उनकी प्योरिटी हो जाती है, और इनका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है वह 3 जनरेशन 1 में आता है। तो लाखों हमने बताया कि when one pair of contrast allele cross to each other, then in F1 generation which allele express himself and undergo F2 generation by self pollination, they separate their character, they segregate their character in 3:1। जैसे हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि एक पी प्लांट है, पी प्लांट में कुछ फ्लावर रेड कलर के हैं, जिससे काइंड ऑफ रेड फ्लावर कलर, ठीक है। रेड फ्लावर कलर को कैपिटल RR से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाइट फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल RR से। अब यहाँ से कैपिटल R आएगा, यहाँ से स्मॉल R आएगा, फिर दोनों क्रॉस करेंगे, कैपिटल R स्मॉल R, इट इज ए काइंड ऑफ F1 जनरेशन। यह एक प्रकार का हाइब्रिड रेड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड रेड कैरेक्टर है, इसी को कहा गया कि ये जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन में, और सेल्फ पॉलिनेशन में जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल R क्रॉस टू कैपिटल R स्मॉल R, ये क्रॉस करेंगे कैपिटल R, फिर कैपिटल R स्मॉल R, और कैपिटल R स्मॉल R, स्मॉल R स्मॉल R। अगर इसका हम फिनोटाइप कैलकुलेट करें, और फिनोटाइप रेशियो, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी 1 है, तो 1 रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो 3 क्या है, रेड है, 1 वाइट कैरेक्टर है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं 3/4 रेशियो 1/4। इसका जीनोटाइप अगर हम कैलकुलेट करें, तो जीनोटाइप रेशियो बेटा यहाँ पे आएगा 1 गैमेट इज होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस, 1 होमोजाइगस रिसेसिव। तो रेशियो हो जाएगा 1:2:1, या 1/4, 2/4, 1/4। यह इसका जो है फिनोटाइपिक रेशियो है। तो कहा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल्स का ये लॉ ट्रू माना जाता है, इसका कोई एक्सेप्शन सिनारियो नहीं है, और इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कुछ हद तक हम सही मानते हैं। इसके बाद बेटा इसमें
पूछा जाता है कि बाय क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या है। जहाँ तक बाय क्रॉस की बात है, बाय क्रॉस जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वेयर सिलेक्शन ऑफ द वन करेक्टर। लेकिन टेस्ट क्रॉस जनरली कॉमनली एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। व्हेन सिलेक्शन ऑफ वन करेक्टर इज नॉन मोनोहाइब्रिड, व्हेन सिलेक्शन ऑफ द टू करेक्टर इज नॉन डाई हाइब्रिड, व्हेन सिलेक्शन ऑफ मोर देन थ्री करेक्टर इज नॉन पॉलीहाइब्रिड। तो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव देखा कि वह एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड करेक्टर है। बाय क्रॉस में क्या है, जैसे हमने एक येलो पॉट्स कलर लिया, इसका क्रॉस कराया हमने ग्रीन पॉट कलर। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 जनरेशन में ये आपको येलो पॉट्स कलर मिला। तो जो ये येलो पॉट्स कलर है, कहा गया कि जब ये F1 जनरेशन की प्रोजनी अपने डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करती है, व्हेन F1 जनरेशन प्रोजनी अंडर क्रॉस टू हिज डोमिनेंट पेरेंट या हर डोमिनेंट पेरेंट इज नोन बाय क्रॉस। तो बाय क्रॉस अगर हमको यहाँ पे दिखाना है तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस टू कैपिटल वाई वाई। ये हो गया बेटा कैपिटल वाई वाई, ये भी हो गया कैपिटल वाई वाई, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका अगर हम फिनोटाइप रेशियो दिखाएं आपको कि इसका बाय क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो ये आपका येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। तो फेनोटाइपिक बाय क्रॉस में 100% करेक्टर क्या है, 100% करेक्टर येलो। जीनोटाइप में अगर देखें तो जो जीनोटाइप रेशियो है, 1 इज द होमोजाइगस, सेकंड इज द होमोजाइगस, 2:2, 2 होमोजाइगस 2 हेट्रोजाइगस। तो ये बाय क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस मेजॉरिटी आप कहा जाता है कि टेस्ट क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में यूज करते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ 2 एलील या सिलेक्शन ऑफ 2 करेक्टर और उस एलील के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हम यूज करते हैं। तो ये बाय क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस हो गया। और तीसरा बेटा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहा जाता है कि मेंडल थर्ड लॉ है, बट बिफोर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव इट इज अ काइंड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक नाम और दिया जाता है, इट इज ए काइंड ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ 2 करेक्टर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेंडल सेलेक्ट द 2 करेक्टर फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे एक उसने ले लिया सीड शेप या साइज की बात कर लिया, उसने एक ले लिया राउंड, एक उसने उसका अपोजिट लिया रिंकल। तो राउंड के लिए कैपिटल RR और इसके लिए उसने स्मॉल RR यूज किया। दूसरे उसने यूज कर लिया कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड में एक उसने ग्रीन ले लिया, एक उसने येलो सेलेक्ट किया, इसके लिए स्मॉल YY, इसके लिए कैपिटल YY यूज किया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ए काइंड ऑफ फ्री मेटिंग ऑफ गैमेट या फ्री मेटिंग ऑफ एलील। हियर इज नॉट
F1 generation progeny cross to the dominant parent or recessive parent, it is not necessary. यहाँ पे कोई भी एलील किसी दूसरे एलील के साथ क्रॉस कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है असॉर्टमेंट और मेटिंग। तो इसमें कहा जाता है कि व्हेन selection when cross occurring between two pair of contrast allele, then F1 generation gamete or allele undergo gametogenesis, and due to F2 generation they express 9:3:3:1 phenotypic ratio of character। तो यहाँ पे जो phenotypic ratio आता है वह 9:3:3:1 आता है। यह मेंडल का बेस्ट ओपिनियन माना जाता है। तो कैपिटल RR कैपिटल YY, दूसरा बेटा स्मॉल RR स्मॉल YY, ये हो गया राउंड येलो करेक्टर हो गया। इसके बाद ये हो गया रिंकल ग्रीन। तो एक कैपिटल R यहाँ से आया, स्मॉल R यहाँ से आया, तो कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y। F1 जनरेशन की जो प्रोजनी यहाँ पे है वह राउंड येलो है, ठीक है। अब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी। आपको एक बार में एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, एक यहाँ से और एक अपोजिट। तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। तो ये जो गैमीट है ये क्रॉस करेंगे आगे जाकर F2 जनरेशन में। तो इसको बेटा फर्दर क्रॉस हम ले जा रहे हैं पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट चेकर बोर्ड में इसको ले जाएंगे। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। फिर आपने लिया कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y, और फिर आपने लिया स्मॉल r स्मॉल y। तो इसका क्रॉस इन दोनों चारों से फ्रीली करेंगे और यहाँ पे बॉक्स में रखते जाएंगे। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको आप ले लें बेटा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। इसके बाद कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। इसमें आ जाएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल Y स्मॉल y। फिर इसमें आ जाएंगे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। ये मेंडेलियन चेकर बोर्ड है या पुन्नेट स्क्वायर है। यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो ये आपको मिलेगा 9 करेक्टर आपको राउंड येलो मिलेगा, 3 करेक्टर आपको राउंड ग्रीन मिलेंगे, 3 करेक्टर आपको रिंकल येलो मिलेंगे, 1 रिंकल ग्रीन मिलेगा। इसका जीनोटाइप रेशियो अगर आप लिखेंगे तो जीनोटाइप रेशियो बेटा हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो 14:1:1, क्योंकि एक करेक्टर डोमिनेंट यहाँ पे है होमोजाइगस, एक होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे है, और सारे करेक्टर होमोजाइगस रिसेसिव हेटेरोजाइगस है। तो इसको आप सारे करेक्टर को अलग अलग भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से इस फॉर्म में है। तो एक ये होगा
कौन इस टाइप के हैं। तो ऐसे आप लेकर इसको 16 टाइप के रेशियो में आप ले जा सकते हैं। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ 2 जीन इफेक्ट। 2 जीन इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ 2 करेक्टर। तो जब सिलेक्शन ऑफ 2 करेक्टर, तो यहाँ पे इस प्रकार के एक्सप्रेशन को कहा जाता है, इसलिए काइंड ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ये एलेनिक इंट्रैक्शन को शो करता है। इसलिए उसको आप बताइए। हो गया बेटा? अब देखिए मेंडल्स को इस लॉ को कुछ लोगों ने कहा कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज करेक्ट, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि मेंडल्स का ये जो लॉ है वो क्रोमोसोमल बेस पर क्या है। तो एक थियरी है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, माने क्रोमोसोम बेस पर हम मेंडल्स की हेरिडिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट सटन एंड बोवेरी फर्स्ट टाइम formulated that how to chromosome express their character from one generation to another generation। ये क्रोमोसोम कैसे करेक्टर को इनहेरिट करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एलील रिस्पॉन्सिबल है, जो मेंडल ने कहा, लेकिन सटन बावरी का मानना है कि ए पेयर ऑफ जीन विच कंटेन सम हेरिडिटी करेक्टर विच इनहेरिट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जो ये हेरिडिटी हो रही है, जो इनहेरिटेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम पार्टिसिपेट इनटू द माइटोटिक एंड मेयोसिस, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होंगे वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो माइटोसिस मेयोसिस में होती है। तो ये क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के द्वारा ही कैरेक्टर जा रहे हैं। हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ जीन, या क्रोमोसोम इज ए काइंड ऑफ व्हीकल ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। तो क्रोमोसोम में जेनेटिक कैरेक्टर को ले जाते हैं, क्योंकि मेंडल्स को आइडिया नहीं थी, लेकिन सटन एंड बावरी आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द मेंडलिज्म। मेंडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसने इसको एक मेयोसिस के बेस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है या कब क्या होता है। थोड़ा देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, एक सेल एयर और दूसरी सेल बेयर, या एक ही सेल से हम बात कर लेते हैं। इसका सेल में न्यूक्लियस है और इसमें ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम को हम एक्सप्लेन ये करते हैं। मान लेते हैं कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, और जब ये क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ होमोलॉगस पेयरिंग। और ये भी क्रोमोसोम क्या होते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं या होमोलॉगस पेयरिंग करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिनेप्सिस के बाद जब क्रॉसिंग ओवर आप करा रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर इज ए काइंड ऑफ फिजिकल एसोसिएशन इन विच क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर क्रोमोसोमल आर्म। ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना हो रहा है, दिस क्रॉसिंग ओवर अकर इन meiosis first during prophase 1 in पैकीटीन। ठीक है, तो पैकीटीन के द्वारा एक क्रोमोसोम है। तो जब ये क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद जब इसमें टर्मिनलाइजेशन होगा, तो आप देखेंगे कि ये क्रोमोसोम
के करेक्टर इस पर ट्रांसफ़र हो गए और दूसरे पेयर क्रोमोसोम पर कुछ करेक्टर इसके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू करेक्टर है, यहाँ पे न्यू करेक्टर है, तो ये मेटाफेज है, मेटाफेज 1 है। और जब एनाफेज 1 में आएंगे तो ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे जाएंगे, आपने पढ़ा है, और कुछ इसके करेक्टर को लेकर ये यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया एनाफेज 1। और जब ये अलग हो जाएंगे टेलोफेज में, तो इसमें दोनों में दो दो क्रोमोसोम जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया, इनका टर्मिनाइजेशन हुआ, मेटाफेज में 1 में आए, मेटाफेज के बाद ये एनाफेज में जाते हैं, एनाफेज के बाद ये टेलोफेज में जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम 2 में बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे ये जेनेटिकल करेक्टर को ले जाते हैं। जैसे मेंडल ने कहा कि एक एलील ये है, मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन में दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन जब सेग्रीगेशन होता है तो वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, वो अलग अलग प्रोजनी में चले जाएंगे। अब इसी को अगर हम आगे ले जाएंगे तो इससे 2 सेल और बनेगी, दोनों में एक एक क्रोमोसोम जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है तो इन 4 क्रोमोसोम का अलग अलग सेल में इनका सेपरेशन हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्टर है उसको ले जाने के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जीन या एलील्स आर सिचुएटेड अपॉन द लोकस ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो ये कहती है कि ड्यूरिंग मेयोटिक डिवीजन द सेग्रीगेशन ऑफ एलील और जीन बाय द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोम दे ट्रांसफर देयर जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो क्रोमोसोम ही वह चीज़ है जो किसी भी जेनेटिकल करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का वर्क करती है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि मेंटल असॉर्टमेंट वाज गुड, लेकिन एक साइंटिस्ट है बेटा, उसका नाम है बैटसन एंड पुन्नेट। बैटसन और पुन्नेट ने क्या किया, कैपिटल BB कैपिटल LL क्रॉस स्मॉल b स्मॉल ll मीन्स ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन और पर्पल फ्लावर और स्मॉल पोलन। ये क्रॉस उसने कराया एक पी प्लांट था, उसका नाम था लेथाइरस ओडोरेटस। तो लेथाइरस ओडोरेटस में क्या हुआ कि उसने क्रॉस कराया, यहाँ पे मिला कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l इन F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में मेंडल ने कहा कि ऑलवेज आपको रेशियो क्या मिलेगा 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पे क्या हो कि रेशियो 7:1:1:7। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल हैव नो आइडिया अबाउट द दिस टाइप ऑफ फेनामेना विच अकर इन केस ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस। तो बैटसन एंड पुन्नेट ने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसको कहा जाता है कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। अब ये कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या है?
देखिए बेटा, बेटसन का ये मानना है, क्योंकि यहीं से हम मेंडल ड्यू टू द फेल बाय द हेल्प ऑफ लिंकेज, क्योंकि मेंडल को लिंकेज के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिंकेज है क्या, तब हम एक्सप्लेन करेंगे लिंक कपलिंग एंड रिपल्सन। क्योंकि जो लेथायरस ओडोरेटस में रेशियो 7:1:1 जा रहा है, या 14:1:1 या 9:1 या 9:3:4, इट इज ए काइंड ऑफ सेग्रीगेशन या इट इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ जीन, और इसी को कहा जाता है लिंकेज। तो लिंकेज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द बेटसन एंड पुन्नेट। तो बेटसन ने ही कहा कि मेंडल्स लॉ फेल ड्यू टू द लिंकेज। लिंकेज क्या है, उसने कहा कि लिंकेज इज ए काइंड ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन विच आर सिचुएटेड एट द लोकस ऑफ क्रोमोसोम। उसने कहा कि लिंकेज क्या है, एक जीन का अरेंजमेंट है, वह कैसे किसी क्रोमोसोम पर एक लीनियर फैशन में पाए जाते हैं। सपोज दैट, आप जनरल लैंग्वेज समझ सकते हैं, सपोज दैट कि 4 फ्रेंड्स A B C and D, 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टेबल पे बैठते हैं। तो अब ये इसको हम मान लेते हैं टेबल को क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये A यहाँ बैठता, B यहाँ बैठता, C यहाँ बैठता, D यहाँ बैठता। चूंकि आपने कहा कि जब A से B, C से D लिंक है, तो आपने कहा एक क्लोज फ्रेंड है, लिंक फ्रेंड है। अब इसी को आप मान लेते हैं कि ये जीन है, ठीक है। जीन आर सिचुएटेड एट द लोकस ऑफ क्रोमोसोम, वेयर जीन आर सिचुएटेड एट द क्रोमोसोम नोन एज द लोकस, और ए क्रोमोसोम कंटेन द नंबर ऑफ लोकाई। अगर ये 4 लोकस है तो 4 पेयर ऑफ जीन है। अब क्या हुआ कि आपने कहा कि जीन A लिंक टू B और B लिंक टू C एंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि A B C D आर व्हाट लिंक्ड जीन। ये चारों A B C D क्या हैं, एक प्रकार के लिंक जीन हैं जो एक दूसरे से अटैच हैं, इट इज कॉल्ड लिंक जीन। और बेटा, अगर ये सारे के सारे जो जीन हैं वह एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दे ट्रांसफर इनटू वन गैमीट, अगर वह एक ही प्रोजनी में या एक ही गैमीट में चले जाते हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ लिंकेज। ये लिंकेज है, लेकिन कैसा लिंकेज है, या लिंकेज में हो गया कपलिंग। कैसे कपलिंग हो गया, क्योंकि A B C D ये जीन है विच केम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। ओके, देख लीजिए, देखें बेटा, A B C D दोस्त हैं, अलग अलग इनके पेरेंट्स हैं, तो इनके पेरेंट्स का जो जेनोमिक ऑर्गेनाइजेशन है वह अलग अलग होगा। तो 2 और मोर डिफरेंट जीन, 2 या 2 से अधिक अलग जीन विच केम फ्रॉम सेम डिफरेंट पेरेंट and arranged at the locus of same chromosome, but during gametogenesis they inherit into the same gamete or same progeny। अगर ये सेम गैमेट या सेम प्रोजनी में चले जाते हैं तो कहा जाता है ये लिंकेज है, और लिंकेज में क्या है, ये कपलिंग है। अब देखिए बेटा, या ऐसे समझ लीजिए 4 दोस्त हैं A B C D, वह एक क्रोमोसोम पर एक बेंच पर आके अरेंज हो जाते हैं, लेकिन छुट्टियां होने के बाद वह एक ही घर में चले जाते हैं, तो यह कपलिंग टाइप ऑफ लिंकेज होगा। लेकिन अगर गैमेटोजेनेसिस के समय या जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये सारे के सारे जीन
एक गैमीट में न जाकर अलग अलग गैमीट या अलग अलग प्रोजनी में जाते हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ रिपल्सन। इट इज ए काइंड ऑफ रिपल्सन। कैसे बेटा, छुट्टियां होती हैं, ये सारे दोस्त फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं या रेपल कर जाते हैं। रेपल्सन इसलिए हमने कहा कि ए बी सी डी में सेम ट्रेट है। सेम ट्रेट का मतलब हुआ कि कैपिटल टी में कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कैपिटल टी ही आएगा। अब यहाँ से डेफिनेशन बनेगी कि 2 or more जीन केम फ्रॉम सेम पेरेंट, क्योंकि अब ये एक ही पेरेंट में आए हैं तो एक ही पेरेंट के जीन हो गए। ये अलग अलग पेरेंट से आए थे, अलग अलग जीन हमने कहा। तो 2 or more जीन विच केम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट वांट टू इनहेरिट इनटू सेम गैमेट, सेम प्रोजनी, बट ड्यू टू द रिपल्सन दे इनहेरिट इनटू द सेपरेट प्रोजनी और गैमेट। यही मेंडल का अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि मेंडल हैड नो आइडिया अबाउट द कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग एंड रिपल्सन इज एक्सप्लेन बाय द बेटसन एंड पुन्नेट। अकॉर्डिंग टू द बेटसन, व्हेन 2 or more gene which came from the different parent and during gametogenesis they want inherit into the different gamete, but due to the coupling they inherit into the same gamete or same progeny. Otherwise the gene which came from the same parent and want to inherit into the same progeny, but due to the repulsion want to tend into the different progeny or gamete. तो ये हो गया कि लिंकेज के बारे में कॉन्सेप्ट जो दिया था वो कपलिंग एंड रिपल्सन का बेटसन एंड पुन्नेट ने दिया था। अब बात ये होती है कि लिंकेज को टी.एच. मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था। मॉर्गन ने कहा कि जब लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होती है तो लिंकेज टाइप ऑफ फेनामेना आर नॉट अकर इन नेचर। लिंकेज जैसा कोई फिनोमेना नहीं होता है। उसने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थिंकिंग बताई। उसने कहा कि लिंकेज ओनली इज ए काइंड ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन विच रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन। केवल ये बताता है क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं, उनका संगठन कैसा, एसोसिएशन कैसा द लीनियर फैशन में है। और ये जो लिंकेज जैसा फिनोमेना नेचर में नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपको लिंकेज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो ये लिंकेज है। हमने कहा कि ए जीन बी के साथ लिंक है, सी लिंक के साथ लिंक है, सी जो है डी के साथ लिंक है। तो अब ये क्या है कि जो लिंकेज है, लिंक जीन के बीच की जो डिस्टेंस है they are calculate into सेंटीमॉर्गन। ये क्या करते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। जो लिंक्ड जीन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सेंटीमॉर्गन में। तो जीनों के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट अगर करना है तो उसे हम सेंटीमॉर्गन में कैलकुलेट करते हैं। और इसका आप हायर क्लास में जाएंगे तो लिंकेज का एक फिनोमेना है। तो ये चीज़ और है। लिंकेज के फैक्ट के बारे में और हम आपको बताएं। कहा जाता है कि लिंकेज is universally proportional 1/, distance of लिंक जीन। उसने कहा कि अगर डिस्टेंस ऑफ लिंक जीन बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा। दूसरी बात यह है क्रॉसिंग ओवर is directly proportional distance of link। जरा देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, इसमें ए बी
सी डी और ई जो है जीन है, ठीक है। कहा कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमार्गन है, बी से सी जो है 20 सेंटीमार्गन है, सी से डी 40 सेंटीमार्गन है और इनके बीच डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमार्गन है। अगर इफ क्रॉसिंग ओवर अकर एट लिंक जीन ए टू बी, ए और बी के बीच अगर होती है तो यहाँ पे जो परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है ये होगा 5%। अगर क्रॉसिंग ओवर ए और बी के सी के बीच हो रहा है तो इट इज़ ए काइंड ऑफ 25%। अगर ए और डी के बीच हो रहा है तो इट इज़ ए काइंड ऑफ 65%। अगर ये ए और ई के डी के बीच हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा 105%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम जीन की डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा, इसी को लेकर अब y प्लस एम प्लस 2 कॉलम बना होगा। तो इसमें एक में जीन की डिस्टेंस जब वो कम करता है तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन कम होता है लेकिन लिंकेज इंक्रीज होता है। लेकिन जब वह डिस्टेंस ऑफ लिंक जीन कम करता है तो परसेंटेज ऑफ लिंकेज इंक्रीज करेगा और जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो जो है घटेगा। तो जब लिंकेज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ लिंक जीन जब आप घटाएंगे तो लिंकेज बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर घटेगा। तो उसके द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है लिंक जीन ऑर्डर के ऊपर, जैसे कह रहा है कि एक क्रोमोसोम contain A to B gene which distance are 10 centimargon and distance of A to C is 2 centimargon। पूछ रहा है कैलकुलेट जीन ऑर्डर। इसका आपको जीन ऑर्डर निकालना है। 1 नंबर 2 नंबर सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो इसका जीन ऑर्डर निकाले भाई। चलिए देखिए, हाँ इसका सवाल देखिए। कह रहा है कि एक जीन है ए और बी, इसकी डिस्टेंस ये बता रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर। अगर ये सवाल में कहता कि बी से सी है तो यहाँ पे हम रख सकते थे, लेकिन कह रहा है कि ए से सी, तो ए और बी के बीच कोई जीन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ए से बी ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सी को इसके आगे रखेंगे, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और जो इसका जीन ऑर्डर है ये हो जाएगा CAB, ठीक है। और इसके बाद बेटा इसमें है टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितने टाइप का होता है, कितने टाइप्स हैं लिंकेज में, वो आप हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज दैट आप पढ़े होंगे कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसी के साथ हमने कैपिटल वाई ले लिया,
स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई, वाई वाई ले लिया। F1 जनरेशन में ये आ गए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ध्यान देंगे, कहा जाता है कि लिंकेज जनरली आर टू टाइप, वन इज द कंप्लीट लिंकेज, अदर आर इनकम्प्लीट लिंकेज। जो कंप्लीट लिंकेज होते हैं उसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन नहीं होते, उसमें क्रॉसिंग ओवर जैसा फिनोमेना नहीं होता, बट इनकम्प्लीट लिंकेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर अकर। जैसे आप देख लें, अगर ये यहाँ पे देखेंगे नो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, अगर ये क्रॉसओवर नहीं करते हैं तो अगली जनरेशन में ये जीन विदाउट कॉम्बिनेशन चले जाएंगे और ये प्रोजनी पूरी की पूरी प्योर प्रोजनी होगी। इसको कहा गया बेटा इट इज ए काइंड ऑफ कंप्लीट लिंकेज। दूसरी ओर है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस टू स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्रॉसओवर करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये इज ए काइंड ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। जब ये इनकम्प्लीट लिंकेज है तो हो गया कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, क्योंकि इसके साथ ये क्रॉस कर गया, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो गया। और जब इसमें सेग्रीगेशन होगा तो एक गैमेट में कैपिटल आर स्मॉल वाई चला गया, एक में स्मॉल आर कैपिटल वाई चला गया, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जिसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें इस प्रकार का फिनोमेना होगा, क्योंकि टाइप ऑफ लिंकेज एक कंप्लीट है जिसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन नहीं है, दूसरा है जिसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो प्रोजनी के करेक्टर हैं वो जनरली आपके साथ आपके सामने हैं। तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज है। ठीक है, और इसमें फार्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है या आपके कोर्स में नहीं है, ये चाई स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सॉरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये लिंकेज कैलकुलेट करने का है। तो मैंने कहा कि टी.एच. मॉर्गन आल्सो स्टेट दैट linkage are not is a kind of phenomena when in linkage crossing over या recombination are occur, then why linkage are proceed। तो मेंडल फेल ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर नॉट लिंकेज। मेंडल फेल होते हैं तो वो लिंकेज के कारण नहीं, वो क्रॉसिंग ओवर के कारण फेल होते हैं। तो उसने कहा कि क्रॉसिंग लिंकेज से दो बातें मालूम होती हैं कि व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ जीन। उसने कहा कि लीनियर एसोसिएशन है, और जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं, लोकस पे पाए जाते हैं, और ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाते हैं, कैरी करते हैं। इसलिए जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार के जो है ये कम्बिनेशन में भाग लेते हैं। कभी कभी विदाउट पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन प्रोजनी में जाएंगे जीन, कभी कभी ड्यू टू द कम्बिनेशन जाएंगे। ये क्वेश्चन आते हैं, लिंकेज मैप और क्रोमोसोम मैप। इसको एक स्टुअर्ट वेंट एक साइंटिस्ट था, उसने ह्यूमन में जो जीनोम है, जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर जो जीन का एसोसिएशन है उनका अरेंजमेंट क्या है और उनका फंक्शन क्या है। जब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन द जीन आर अरेंज अपॉन क्रोमोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ ए मैप नोन एज द क्रोमोसोम मैप। तो अगर हम किसी क्रोमोसोम को लेकर एक मैप प्रिपेयर करें, उनके फंक्शन को बताएं,
जैसे ये क्रोमोसोम है, ये बैंड है, इस बैंड पर जीन है और इस जीन का क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करते हैं, एक मैप प्रिपेयर करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉन क्रोमोसोम मैपिंग या लिंकेज मैपिंग. So when graphical representation of gene on the basis of function is known क्रोमोसोम मैपिंग और लिंकेज मैपिंग. तो लिंकेज से अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर बताएंगे और इसके बाद हम आपको रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और आगे जेनेटिक्स के जो डीप चीज़ें आ रही हैं उसमें पढ़ाएंगे. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. ओके.